तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे एकदम। छुट्टी और बारिश के मजे ले रहे होंगे, और साथ ही साथ बोर्ड क्लासेस जो हैं उसकी अलग टेंशन है आपको। अब आप कह रहे हो कि सर यार आप तो यार वीडियो बहुत लेट में आता है आपका। हाँ मतलब 4-4 5-5 दिन बाद आप एक ही वीडियो डालते हो, उसके लिए सॉरी। आपसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगे क्लास टेंथ के साथ में, क्योंकि आपकी बोर्ड है, आपकी बोर्ड क्लासेस हैं और इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है। और यूनाइटेड एजुकेटर्स का काम ही यही है कि आपकी बोर्ड की जर्नी को आसान बनाना। तो आज हम बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या कवर किया था, हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कवर किया था। आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। साथ ही साथ अगर आपको पीवाईक्यूज, जैसे हम अभी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद इसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ कुछ और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आएंगे, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। और भी आपको कोई चीज चाहिए तो आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, जो कि है डिस्प्ले, मतलब पहला क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर। इसमें हम आज पढ़ने चल रहे हैं, आज कवर करने चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आइए समझते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। हमने कहा हाँ सर हम पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे या जो लोग पढ़ रहे होंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा, वो फिर से समझ लेंगे एक बार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या, पहले एक डेफिनेशन समझते हैं और डेफिनेशन के बाद हम लोग इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। A displacement reaction, also known as replacement reaction, is a chemical reaction in which one atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atom. by definition तो आपको बहुत अच्छे से समझा रही है कि भैया ये एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको आप रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। तो आप क्या कह सकते हो, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता है किसको, दूसरे एटम को, या रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब एक आदमी किसी दूसरे के घर में जाके सामने वाले को रिप्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह ले ले रहा है। तुमने कहा नहीं सर हमें नहीं समझ में आया, हमें अच्छे से एग्जांपल दो। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। जैसे ये ए है, ये उसके साथ छोटा वाला बी है। फिर सी आया, सी ने क्या किया, सी ने बी को रिप्लेस कर, भाई सी ने क्या किया, सी ने ए को रिप्लेस कर दिया। सी ने किसको रिप्लेस कर दिया, सी ने ए को रिप्लेस कर दिया, ए को भगा दिया और बी के साथ चला गया। तो यहाँ क्या बन गया, बीसी बन गया और ये अपना अलग हो गया। तुमने कहा सर अभी भी नहीं समझ में आया, मैंने कहा चलो अभी भी नहीं समझ में आया तो ये हमारा एक तगड़ा एग्जांपल है, इससे अब आप समझ सकते हैं। पति पत्नी और वो, पति पति पत्नी और वो, इससे आप समझ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट। जब पति पत्नी साथ थे, मतलब एक मॉलिक्यूल भैया उसमें एटम्स एक दूसरे के पास है, फिर एंट्री होती है वो की, मतलब किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम। अब वो क्या करती है, वो कहती है कि भैया अब आप जाओ, मैं आपकी जगह ले रही हूं। अब आप जाओ, मैं आपकी जगह ले रही हूं। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। किसी की जगह किसी और ने ले ली, मतलब उसे साइड कर दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पति पत्नी और वो। आप जिंदगी में आप डिस्प्लेसमेंट मत करिए, पता चला सर हमारा भी मकसद डिस्प्लेसमेंट का ही है, हमें मौका नहीं मिल रहा है सर, बस मौका मिल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट कर डालेंगे। नहीं, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझनी है। तुमने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आई हमारी तरह ही है। अच्छा, कि एक सिंपल वे है कि आप इमेजिन करिए कि आपका दोस्त है और जिसमें एक आदमी बहुत पॉपुलर है और उसके पास बहुत स्ट्रांग प्रेफरेंस है, मतलब वो थोड़ा भौकाली है। तो जैसे आपका ग्रुप है, अब आपके ग्रुप में एक नया लड़का आया, वो थोड़ा भौकाली था,
ऐसा है, पॉपुलर है, तो फिर वो आपको आराम से रिप्लेस कर सकता है, आपको रिप्लेस या डिस्प्लेस कर सकता है और आपकी जगह वो ले सकता है ग्रुप में, तो आप साइड हो गए ना। यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुमने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैंने कहा बिल्कुल। इसके की पॉइंट्स आइए समझ लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके? सबसे पहला की पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज कह रहा है मेटल्स आर ऑफ्टन रैंक इन अब कहोगे सर हमें नहीं समझ में आया, मैंने कहा पहले आप अच्छे से यहां समझ लो, फिर बाद में इसको समझेंगे। आज देखो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जा रहा है, दूसरा उसकी जगह ले रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी का हमने लिया था ना, ए बी है और सी है, वो ए सी बना रहा है और बी को अलग कर दे रहा है। एग्जांपल है हमारा, हाँ सर एग्जांपल है हमारा ये। अब तुम खुद ही एक बात बताओ, ए बी आराम से साथ में थे, सी आके डिस्टर्ब किया और सी ने बी को भगाया, तुम ये समझ पाए कि सी बी को क्यों भगा सकता है, या सी ने बी को ही क्यों भगाया, बी को भगाने की क्यों हिम्मत रखी? क्योंकि सी ज्यादा पावरफुल था किससे? बी से। आपको डिस्प्लेस कौन कर सकता है? आपको डिस्प्लेस आपसे पावरफुल आदमी कर सकता है, जो आपसे ज्यादा ताकतवर आदमी हो वही आपको डिस्प्लेस कर सकता है। क्या आपको ऐसे आदमी डिस्प्लेस कर सकते हैं जो आपसे कम ताकतवर हो? नहीं, उनको तो हम सर ऐसे एक कंटाम मारेंगे साइड हो जाएंगे। हाँ सर, लेकिन अगर हमसे ज्यादा ताकतवर आ गया तो हमको एक कंटाम मार देगा, हम साइड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर द आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम जो कि स्ट्रॉन्गर हो वही आपको डिस्प्लेस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सी ने किसको डिस्प्लेस किया? बी को। तो कहीं ना कहीं सी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी, और ये ही एक कारण है। अब हम केमिस्ट्री में इसी स्ट्रॉन्गर को ना, जैसे हम स्ट्रॉन्गर तो वैसे जनरल वे में कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कहते हैं यार स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर अच्छा नहीं लगता, तो अपन इसको कह देते हैं कि यार इसको बोल देते हैं रिएक्टिव। इसको रिएक्टिव बोलो, रिएक्शन होती है ना, रिएक्टिव बोल लो। तो अपन ने कहा कि यहां सी ज्यादा रिएक्टिव है बी से, इसलिए सी ने बी को रिप्लेस किया और उसकी जगह ली, और यही तो सत्य है। यही सत्य है भैया, जो ताकतवर है वो कमजोर को रिप्लेस करके उसकी जगह बना, उसकी जगह ले लेता है। तुमने कहा था बड़ी फोटो वोटो सजा के रखो। हाँ बेटा, तो वही उसी सीरीज की बात कर रहा है। तो वो मतलब रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है जहां हमें ताकतवर जिसे अपन क्या बोल रहे थे, स्ट्रॉन्ग, मतलब रिएक्टिव लोगों के बारे में पता चलता है कि कौन रिएक्टिव है और कौन रिएक्टिव नहीं, है ना। तो वही रिएक्टिविटी सीरीज है। कह रहा है कि मेटल्स आर ऑफ्टन रैंक इन टर्म ऑफ देयर रिएक्टिविटी, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो हमने हमेशा क्या बात की है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमने, भाई हमें ये जानना था ना, अब हमें ये जानना है कि ज्यादा ताकतवर कौन है और कम ताकतवर कौन है। सर हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा रिएक्टिव कौन है कम रिएक्टिव कौन? तो इसी के लिए हमने एक सीरीज बनाई जिसका नाम हमने रिएक्टिविटी सीरीज बोला, और हमने कहा कि भैया यहाँ हमने अपने मेटल्स को अरेंज किया है, ताकत के हिसाब से क्या किया है, अरेंज किया है कि भाई सबसे ताकतवर सबसे ऊपर, उससे कम ताकतवर उससे नीचे, उससे कम रिएक्टिव उससे भी नीचे, उससे कम रिएक्टिव नीचे नीचे करते 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 सबसे नीचे। समझ गए बात को? वही सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे एग्जांपल भी आप कुछ देख लीजिए, जैसे यहाँ एक रिएक्शन हो रही है Zn, जिंक की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक की रिएक्शन हो रही है किसके साथ बेटा? कॉपर सल्फेट के साथ। तो दिख रहा है जिंक की रिएक्शन हो रही है आपकी कॉपर सल्फेट के साथ, बन रहा है ZnSO4 साथ में Cu, कॉपर अलग हो जा रहा है। तो आप यहां देख रहे हो जिंक आया, कॉपर को उसके कंपाउंड से, कॉपर किसमें था? कॉपर सल्फेट में था ना, कॉपर किसमें था? कॉपर सल्फेट में था। तो कॉपर को उसके कंपाउंड से जिंक ने अलग कर दिया, हटा दिया, उसकी जगह ले ली, कॉपर अलग हो गया। तो वही कह रहा है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बस जिंक क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को। किससे? कॉपर सल्फेट से। इसका मतलब यह है कि जिंक ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, बिल्कुल। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है,
और ज्यादा है तभी डिस्प्लेस कर पा रहा है, अगर ये एक्टिव ना होता तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है सर। अब वही कहा गया कि हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कुछ पॉइंट्स आइए समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात तो भैया हम इससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर सकते हैं। सर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मेटल्स को निकालना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में जिंक आया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया और हमें क्या मिला, सर हमें जिंक सल्फेट मिला। तुम खुद ही एक चीज बताओ, क्या जिंक सल्फेट के बाद हमें यहाँ क्या मिल रहा है, सर कॉपर मिल रहा है। क्या कॉपर एक मेटल नहीं? हाँ सर है। तो क्या कॉपर एक मेटल नहीं है? तो हमने जिंक का यूज किया और हमें यहाँ क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। तो भैया हम ऐसे बहुत सारे मेटल्स को निकाल सकते हैं, इसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी यूज होता है। कैसे? ये रिएक्शन यूज होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जिसमें हम अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे भाई मुझे मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट रखा है, मुझे जिंक सल्फेट चाहिए। मेरे पास कॉपर सल्फेट रखा है, मुझे कौन चाहिए, जिंक सल्फेट चाहिए। तो मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ करा देते हैं, ये जिंक सल्फेट मिल जाएगा। ठीक। अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्टिविटी, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे लिए कि हमें रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। सर इसका फायदा बेटा आपको चैप्टर 2, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है ये पता करना कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। समझ गया आप मेरी बात? तुमने कहा ठीक है सर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब हम जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा ही था पति पत्नी और वो का, कि भैया पति पत्नी साथ में थे, वो आई, वो ने पत्नी को डिस्प्लेस कर दिया। अब पति और वो साथ में है, पत्नी बेचारी अकेली हो गई, तो यही डिस्प्लेसमेंट है। अब और कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल देखते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमसे पूछा जाएगा, ये हमसे बोर्ड पूछेगा, तो इसका जानना हमें बहुत जरूरी है। कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आप समझाते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। क्या लिखा है, क्लासिक मतलब एग्जांपल है कि जब आयरन नेल मतलब लोहे की कील, लोहे की कील जो होती है ना, कील ठोकने वाली, भाई उसको जब हम डुबाते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, ब्लू कलर। ब्लू विट्रोल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल, नीले कलर का होता है। तो जब आप आयरन नेल मतलब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबाते हैं तो आपको क्या दिखता है, ऑब्जर्वेशन। जैसे ये रहा रिएक्शन, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। सबसे पहली बात तो इस रिएक्शन में समझने वाली बात क्या है कि यहां आयरन आ रहा है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा रहा है और क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूँ ना, ऐसे ऐसे रुके रहो, ऐसे रुके रहो, यहां लिख देता हूँ, ये FeSO4 दिखा, हाँ सर दिख रहा है। तो तुम खुद ही देखो कि आयरन आया और कॉपर को ही कॉपर सल्फेट में से भगा दिया। इसका मतलब आयरन कहीं ना कहीं ज्यादा ताकतवर था ना कॉपर से, ज्यादा ताकतवर मतलब ज्यादा क्या था, रिएक्टिव था। पहली बात तो ये पता चली। ओके सर। भाई कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का किस लिए था, क्योंकि उसमें कॉपर था, सल्फेट साथ में थे। लेकिन जब अब कॉपर अलग हो चुका है और यहाँ एक नया नया कंपाउंड बन गया, इस नए कंपाउंड का नाम है फेरस सल्फेट। भैया जब ये फेरस सल्फेट बना है तो क्या सोल्यूशन अब ब्लू कलर का बचेगा, नहीं बचेगा ना। इसलिए एनसीईआरटी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, वो फेड्स, खत्म होने लगता है और एक रेडिश ब्राउन डिपॉजिट जो है कॉपर का फॉर्म होता है ऑन द आयरन में। वो जो लोहे की कील है उस पे क्या, एक रेडिश, मतलब देखो जो ये जो कॉपर निकला है ये किस कलर का, ये रेडिश ब्राउन है, और ये किस पे जाके बैठने लगता है, उस लोहे की कील पे जाके बैठने लगता है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो तुमको थोड़ा बहुत डायग्राम से मैं समझा देता हूं। रुकना थोड़ा सा, रुकना। तो ये मान लो
ये तुम्हारा भैया नीला कलर अपने पास आई है, नीला। अब ये जो नीला कलर है क्या है? आप कहोगे सर आप बताओ क्या है? ये कॉपर सल्फेट है मान लो, ये आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू विट्रोल। ओके सर, मान लिया। अब बेटा ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें हम आयरन नेल डालेंगे। अच्छा सर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है? कुछ नहीं करना है, कॉपर सल्फेट लेना है, उसको पानी मिक्स करके रख दो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बन गया ब्लू कलर का। ठीक है सर, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान। अब करना क्या है, एकदम मतलब चौचक डायग्राम बने ना, ये बन गया। अब इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, मान लो ऐसे इसी कलर का एक ऐसे आयरन नेल डाल दिया, ऐसे लोहे की कील। अब होगा क्या बच्चे, ये जो आयरन नेल है, आयरन है ना इसमें, लोहे की कील है ना, नेल आयरन नेल मतलब लोहे की कील, इसमें कौन होगा? Fe होंगे भाई साहब, आयरन के आइटम। यहां कौन है सर? यहां है कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 है ना, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इससे लिखता हूं। यहाँ है CuSO4। हम सब जानते हैं कि यहाँ ये जो आयरन है, यहाँ जो आयरन है बेटा, ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करके कहानी कर देंगे। कहानी क्या करेंगे कि भैया Fe प्लस CuSO4, FeSO4 बना देगा। अब ये जो FeSO4 बना है, उसके बगल में जो Cu बनेगा, ये जो कॉपर है, अब ये कॉपर अलग हो गया। अभी जो कॉपर अलग हुआ है वो कहाँ जाएगा? ये कॉपर धीरे धीरे ऐसे रेड कलर का, ये रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर इसी आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, ऐसे इकट्ठा होने लगेगा। और आयरन नेल जो आयरन है वो पूरा का पूरा सोल्यूशन मिक्स होने लगेगा, और कॉपर सोल्यूशन से कहां चला जाएगा? उसी आयरन नेल के ऊपर चला जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिए, तो डायग्राम से भी थोड़ा बहुत हमने समझ लिया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या है भैया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके सर, समझ गया सर। फिर दूसरा रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट का, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो फिर से यहाँ जो ब्लू कलर है कॉपर सोल्यूशन का, वो गायब हो जाता है क्योंकि जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मेटल फिर से अलग हो जाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। वेरी गुड। चलिए एक और रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ लेड विथ कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, सॉरी, रिएक्शन ऑफ लेड विथ कॉपर क्लोराइड। लेड का रिएक्शन, लेड मतलब पीबी, पीबी का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ करा रहे हैं। तो लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन। कॉपर क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन होता है बेटा, उसमें से क्या करता है, लेड उसको डिस्प्लेस कर देता है। किसको? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। कहता है कि एक काम करो यार, तुम जाओ, मैं तुमको डिस्प्लेस कर दूंगा, तुम जाओ मौज काटो। और लेड क्लोराइड और साथ ही साथ कॉपर बन जाता है। तो ये रिएक्शन लेड, ये हो गया कॉपर क्लोराइड, ये दे दिया लेड क्लोराइड, और यहां से कॉपर अलग हो गया आपका, कॉपर अलग हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या है एनसीईआरटी का? कॉपर मेटल प्रेसिपिटेट आउट। प्रेसिपिटेट मतलब भैया ये जैसे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं बाहर। एक्सप्लेनेशन क्या है? फिर से वही, लेड ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। सर अब सब तो सर कॉपर को मार के भगा दे रहे हैं सर, तो कॉपर की हालत तो सर मेरी तरह हो गई है कि हमको भी ऐसे मेरे घर में सब मार के भगा देते हैं। लेकिन पता कैसे चला सर कि कॉपर को भगा सकता है कि नहीं भगा सकता? मेन बात तो ये है ना, इससे पता चला। ये है रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे। रिएक्टिविटी सीरीज से हम बता सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट
ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे, उसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे होगा सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो मतलब ऊपर से नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी डिक्रीज ही तो कर रही है, इसलिए डिक्रीजिंग ही तो बोलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे ना, बिल्कुल डिक्रीजिंग बोलेंगे। चल रहा है, तो माइक देख रहा था चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चला वीडियो बन जाए माइक ही ना चले, ये काफी बार हो चुका है। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पोटेशियम है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन है बेटा, पोटेशियम है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए सबसे ऊपर है। उसके बाद है सोडियम, उसके बाद कौन है, सोडियम, सोडियम के बाद है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, फिर आयरन है, टिन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन को माना जाता है रेफरेंस, ये भाई साहब रेफरेंस है, रेफरेंस है। कहा जाता है कि जो इनसे इनके ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो इनसे नीचे है वो कम रिएक्टिव है, इनको रेफरेंस मान, इनको बीच बीच के बंदर बना दिया गया है, तुम बीच में रहो, तुमसे ऊपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव, तुमसे नीचे कम रिएक्टिव। फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, लेड। तो ये आपको याद रखना है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले हाई रिएक्टिव हैं, नीचे वाले लो रिएक्टिव हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर पाएंगे। गलती मत करना सर, कैसी गलती, कैसी गलती, गलतियां तो हम बहुत कुछ कर चुके हैं, गलती तो हमने सर उसको मैसेज करके कर दी थी, उसे मैसेज ना किया होता तो सर आज ना तो ना होता। आप कौन सी गलती की बात कर रहे हो, मैं इस गलती की बात कर रहा हूं कि जैसे ये रहा कॉपर, अब कॉपर क्या है, आयरन या एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है ना, तो पता चला तुम ले आए कॉपर प्लस FeSO4 कहीं लिखा और ये बोल दिया हो कि ये रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और ये CuSO4 प्लस Fe बना रहा हो, तो तुम ध्यान से अगर देखते हो क्या कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, हाँ सर कर रहा है, लेकिन बेटा कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन ना, और जब लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सीधी बात है यार, इसमें क्या इतना सोचना। नीचे ऊपर, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। समाज भी तो ऐसा बना है, अमीर कम अमीर और कम अमीर, गरीब बहुत गरीब। ठीक है सर, समझ गए आपकी बात। हम याद कैसे करेंगे सर, सर हम याद कैसे करेंगे ये सर, ऐसे ऐसे याद कर लें, या कैसे याद करें सर बताइए, ऐसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे याद कर ले, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं। इसके लिए मैं आपको निमोनिक्स दे रहा हूं, निमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं। क्या निमोनिक्स है सर, निमोनिक्स है, निमोनिक्स है, निमोनिक्स है, के है ना, के कटरीना, जिंदगी कैसी कटरीना, अच्छी कटरीना, कटरीना ने कार मांगी, मांगी, अल्टो, अल्टोज है, अल्टोज जेड है, जेड में जिंक आ जाएगा, एंड फेरारी, फेरारी, कटरीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, सुन, सुन, फिर भी, फिर और भी क्यों, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये निमोनिक्स हो गया आपका, तुमने कहा सर निमोनिक्स तो यार बड़ा ठीक ठाक सा है, बिल्कुल। कटरीना ने कार मांगी अल्टोस, जेड है ना, जेड, अल्टोस एंड फेरारी,
फिर भी क्यों मिली सिल्वर, या कटरीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी। सुन, यहां सुन रहेगा ना ऐसे, एक मिनट रुकना, फिर फरारी सुन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, चल चल चल, चल सुन, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सुन, तो कटरीना ने कार मांगी, कटरीना मतलब पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, अल्टोस में एल मतलब एल्यूमिनियम और जेड मतलब जिंक आ जाएगा, एंड फेरारी मतलब एफई मतलब आयरन, सुन मतलब टिन, फिर भी सुन, फिर भी है, तो फिर मतलब लेड, भी मतलब ये एच मतलब हाइड्रोजन, क्यू मतलब कॉपर, मिली मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर मतलब सिल्वर, और डी मतलब एयू मतलब गोल्ड। सिंबल्स भी आपको याद होने चाहिए, और यहाँ से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और इसकी मदद से आप कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हैं। तो आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीजें समझ में आई होंगी, और फिर हम आगे चलते हैं और आगे चल के और चीजें समझते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो दूसरी रिएक्शन आती है हमारे लिए जो जरूरी है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो पढ़ रहे थे वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। यहां अदला बदली होगी, यहां क्या होगी, अदला बदली होगी, तुम मेरी वाली लिख जाओ और मुझे तुम्हारी वाली दे दो। सर ये सपना तो रोज आता है, लेकिन हो नहीं पाता। आइए समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझते हैं बेटा। कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज मिथेसिस रिएक्शन, नाम है, is a type of chemical reaction where two compounds react and positive ion जिसे कैटायन बोला गया है और नेगेटिव आयन जिसे एनायन बोला गया है ऑफ द टू रिएक्टेंट्स स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स। पहली बात तो भैया ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन। आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज। क्लास 9 मक्खी परेशान कर रही है। अब कैटायन वो होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन वो होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज। तुमने कहा ठीक है सर, तो यहां क्या होगा, यहां एक रिएक्टेंट लिया, उसके पास उसके कैटायन एनायन होंगे, दूसरा रिएक्टेंट मिला है, उसके पास उसके कैटायन एनायन होंगे, इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, बस यही बात, और कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। तो वही कह रहा है कि आप कुछ की कॉन्सेप्ट याद करिए। सबसे पहली बात तो यहाँ आयन एक्सचेंज होता है, समझाता हूं आपको मैं। जैसे ए बी रिएक्ट कर रहा है सी, जैसे यहां मैं इसको मिटा के समझाता हूँ, मिट जा, मिट जा, मिट गया। जैसे ए है, बी है, सी है, डी। ए मतलब ए प्लस बी माइनस, सी डी मतलब सी प्लस डी माइनस। अब एक्सचेंज कर दो, तुम्हारी वाली मेरी, मेरी वाली तुम्हारी। अच्छा सर ऐसा, बिल्कुल ऐसा, ए प्लस को डी माइनस के साथ जोड़ दो, तो ए प्लस डी माइनस के साथ जुड़ेगा तो बना देगा एडी, ए और डी। बी माइनस को सी के साथ जोड़ दो बन जाएगा सी बी। तो सर एक बात बताओ, क्या सर ए और डी जुड़ा तो पहले ए क्यों लिखा बाद में डी क्यों लिखा, और बी और सी जुड़ा तो बी सी क्यों नहीं लिखा, आपने सी बी क्यों लिखा? क्योंकि कैटायन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कैटायंस को हम पहले लिखते हैं बेटा, कैटायंस को पहले लिखा जाता है,
एनायन को बाद में लिखा जाता है। कोई फॉर्मूला है कंपाउंड का, कोई फॉर्मूला लिखा है कंपाउंड का, तो उसमें कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये बड़ी बात है। लगती छोटी है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट में गलतियां कर देते हैं। जैसे ये रिएक्शन यहाँ दिया है, वही मैंने आपको समझा दिया। सीबी पहली बात तो आयन एक्सचेंज है, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, जनरली इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट आपको पता होगा, मैंने बताया है पहले लेक्चर में प्रेसिपिटेट क्या होता है, कि भैया एक सॉलिड सब्सटेंस, मतलब इन दोनों में से कोई ऐसा होगा जो कि नीचे जाके बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। रिएक्शन हो गई ना, बस मैं सोने जा रहा हूं, बस मेरा हो गया, रिएक्शन हो गई, मैं बन गया, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। ठीक, ओके। वही कह रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल सॉलिड, इसको प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी आप एसिड बेस में पढ़ रहे होंगे तो एसिड और बेसिस, तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बस और क्या, समझ गया मेरी बात? इसका एग्जांपल मैं आपको इससे देना चाहूंगा, इससे देना चाहूंगा मैं आपको इसका एग्जांपल। ये पहले दोनों साथ थे, एक साथ थे, मौज मस्ती कर रहे थे, शाहरुख भाई और दीपिका बहन, तुम्हारी बहन, और ये भाई बहन एक साथ, मतलब दोनों लोग एक साथ थे, रणवीर भाई और आलिया। तो ये कंपाउंड के दो आयंस हो गए, ये इस कंपाउंड के दो आयंस हो गए। फिर इन दोनों को मैंने रिएक्ट कराया, इनको केटायन बोल दिया जाए तो इनको एनायन बोल लेते हैं, ठीक है। फिर इनको कैटायन बोल लिया जाए तो इनको एनायन बोल लेते हैं, क्या सॉरी उल्टा करना पड़ेगा ना, हाँ, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन क्या यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये मक्खी परेशान करती है, मक्खी परेशान कर रही है, बताओ, मक्खी तक हमको परेशान कर दे रही है भैया। ये बोर्ड पे बैठ जा रही है तो बोर्ड ही नहीं चल रहा, ज्यादा महंगा बोर्ड लाने की भी दिक्कत होता है। तो ये हमारे कैटायन ही एनायन है, या हम कह देते हैं कि ये इनके साथ जुड़ना है ना, तो ये हमारे एनायन है और ये हमारे कैटायन है ना, समझ गया ना। फिर मैंने मिलाया, मिलाने के बाद क्या हुआ, ये कहे कि यार अब मैं अपनी इस एनायन के साथ नहीं रहूंगा, मुझे नई एनायन चाहिए, तो ये देखो कैटायन और ये नई एनायन साथ में आ गए, और यहाँ भैया ये हमारे कैटायन और एनायन साथ में आ गए, तो यहाँ नया कंपाउंड बना। अब इन दोनों में से एक कंपाउंड कैसा होगा, सॉलिड सब्सटेंस हो जाएगा, जाके नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, जिसे आप प्रेसिपिटेट कह सकते हो। ये इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा कोई एग्जांपल हुआ तो नहीं है? नहीं सर, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, कॉस्टिक सोडा साइड के साथ कराते हो, तो सोडियम सल्फेट मिलता है, और साथ ही साथ वाटर मिलता है। ये कैसा रिएक्शन है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सर। लेकिन यहाँ NaOH है, वहां H2SO4 है, यहाँ Na2SO4 है, आप इसे बैलेंस कर लो ना, इसे बैलेंस कर लो तो खत्म, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस कर लो। सर हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और बता दोगे क्या, कैसे यहाँ Na2 आया? सर बहुत लोग सोचेंगे सर हमें ये नहीं समझ में आया, क्या सर आपने कहा H2SO4 है, मैंने कहा है सर, लेकिन NaOH था, हाँ सर हमें नहीं पता चल पाता कि यहाँ अब डिस्प्लेस कैसे करें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया पहले कौन रहता है, कैटायन, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, कैटायन होगा, बाद में कौन रहता है, एनायन। आपको क्या करना है, सबके चार्जेस याद कर लेने, जैसे SO4 -2 चार्ज होता है, H2 +1 चार्ज होता है,
आप इसको क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें है, आप याद कर सकते हैं, चाहे तो मैं बता दूंगा। NaOH में Na कैसा होता है, प्लस होता है, और OH कैसा होता है, माइनस होता है। बेटा आपको पता है कि यहाँ एक्सचेंज होना है ना, अदला बदली। अदला बदली तभी होगी जब चार्ज भी बैलेंस होंगे ना। खुद ही देखो Na में कैसा चार्ज है, प्लस, लेकिन +1 का है ना। वो SO4 -2 के साथ जाना चाहता है, लेकिन SO4 पे -2 का चार्ज है और Na पे +1 का चार्ज है, तो प्लस और -2 माइनस आएगा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इन पे भाई साहब +1 चार्ज है, इन पे -2 चार्ज है, -1 आ रहा है। चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या करें सर? हमें कंपाउंड बनाना है तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि यार एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ऐसे 2 सोडियम ले लेते हैं, 2 सोडियम ले लेते हैं, 2 सोडियम लेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, तो अब +2 और -2 बैलेंस हो जाएगा, तो बन जाता है Na2SO4। साथ ही साथ अब देखो कितने हो गए ये OH, भाई जब इसको 2 लोगे तो इसको भी 2 लेना पड़ेगा, 2OH माइनस हो गए, और H भी कितने हैं, 2 ही। तो 2H प्लस 2OH माइनस क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। 2H प्लस 2OH माइनस क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। क्या समझ में आई बात बेटा? बिल्कुल। और यहां से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बस आज के लिए बस मतलब बस करते हैं आज के लिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं धन्यवाद, आपने मेरी बकबक सुनी के लिए। आई होप आपको आपके लिए लेक्चर थोड़ा बहुत इफिशिएंट होगा, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। और ऐसे ही लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। और मेरी बकबक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं थैंक यू। तो यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया बेटा। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वही सारी बातें। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स पढ़ेंगे, वो लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, अब लेट नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, अब लेक्चर बैक टू बैक आएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और रिडॉक्स पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, साथ ही साथ PYQs, चैप्टर फर्स्ट से जितने भी PYQ क्वेश्चन है हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम चीजें धीरे धीरे लेके चलते रहेंगे, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।